तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शैल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। और पीरियडिक प्रॉपर्टीज में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमें कई सारी प्रॉपर्टीज को बताने में हेल्प करता है। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो समझो, अगर मैं आपके सामने एक एटम लूं तो एटम का शेप आपको स्ट्रक्चर पता है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर का एक न्यूक्लियस होगा, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक। और कुछ शेल्स होंगी, जैसे हम K, L, M, N, ये शेल डिस्कस करते हैं। K, L, M, N, ये शेल होती है। अब हर शेल में हमें पता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि हम पहले से सीखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे। सो अभी के लिए हम मान लेते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड हैं। तो जो भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे एक जो फैक्टर है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, जो कि है Z इफेक्टिव, या और Z स्टार से भी इसको डिनोट करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है। एक बहुत ही सिंपल हमें पता है कि जब भी दो चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट नेचर के हों। एटम में भी आपको नजर में आता है कि जो न्यूक्लियस है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस बात को समझे तो हमें पता है कि कोई भी अट्रैक्शन फोर्स अगर लगता है दो चार्जेस के बीच में, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव, वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 चार्ज Q2 अपॉन R²। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। इस केस में जो ये फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा होगा किसी इलेक्ट्रॉन पे, लेट्स से हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को हम मार्क कर लेते हैं, हम इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जो फोर्स ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा होगा, हमें उसका मेजर करना है कितना लगाता है। इसका एक्सप्रेशन हम लिखें तो फोर्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू एज इट इज रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा जो न्यूक्लियस का चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, ठीक, अपॉन R²। और जो E होता है वो आपको पता होना चाहिए, उसका चार्ज का मीनिंग क्या है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम यूनिट्स में होता है, ठीक। तो यहाँ से मेरे पास ये जो अट्रैक्शन फोर्स था वो लगाया, ठीक। ये फोर्स ये न्यूक्लियस लगा रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पे। अब एक्चुअल में जो फोर्स है जितना पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। किसका रीजन कि जो न्यूक्लियस फोर्स इस पे लगा रहा है वो एक्चुअल में जितना न्यूक्लियर चार्ज पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा। कैसे? देखो समझो, ये जो फोर्स लगा रहा है ये फोर्स नहीं पहुंच रहा। रीजन कि यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी दिखाएंगे, ठीक। इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था ये कहीं ना कहीं हमारा शील्ड हो जाएगा। शील्ड होने का मतलब क्या है, एक तरह से जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए था इसके ऊपर, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से नहीं लगेगा। इस वजह से ही हमें क्या देखने को मिलता है कि Z इफेक्टिव एक टर्म आ जाता है, जो कि Z - सिग्मा से हम डिनोट करते हैं, ठीक। तो जो ये शील्डिंग हुई, इस शील्डिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे ये जो टर्म है
सिग्मा, इसको बोला जाता है शील्डिंग कांस्टेंट। अब हर एक एटम में उसके इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग रिपल्शंस होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, तो वही टर्म को हमें बताने के लिए शील्डिंग कांस्टेंट आया। और यहीं से हम चीजें पढ़ते हैं स्लेटर्स रूल, जो आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी कि स्लेटर रूल्स का मतलब क्या है, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताने में मदद करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताने में मदद करता है, और वही हमें आज देखना है। तो अब देखो, तो रीजन मुझे समझ में आ गया, तो मेरे पे एक पिक्चर है, मैं उसको देख के आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो मैं एक पिक्चर ऐड करता हूँ। तो देखो ये पिक्चर समझ आ रही होगी। तो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, देखो न्यूक्लियस मार्क करा हुआ है यहाँ पे न्यूक्लियस भी मार्क करा हुआ है इस पिक्चर में। और अट्रैक्शन में हम इस आउटर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, इन दो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन थे, जैसे ये और ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करा, इससे जो अट्रैक्शन फोर्स ये लगना चाहिए था वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गया, दूसरे लैंग्वेज में कहें तो ये हमारे शील्ड हो गए। तो इसीलिए हम यहाँ जेड इफेक्टिव का टर्म पढ़ते हैं, इसीलिए हम यहाँ जेड इफेक्टिव टर्म पढ़ते हैं, जो कि होता है जेड माइनस सिग्मा। ठीक, अब अगर हमें सिग्मा पता करना है तो जेड तो हमें पता है एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का, और वो हमें पहले से पता होता है, लेकिन स्लेटर्स रूल जो डिफाइन हुए थे वो इस सिग्मा को ही निकालने के लिए डिफाइन हुए थे। ठीक, कि आप सिग्मा कैसे कैलकुलेट करोगे। सो अगर हम क्वालिटेटिव बात करें, क्वालिटेटिव का मीन्स कि क्या हम कोई ऑर्बिटल देख के बता सकते हैं कि उनका सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। सो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या तो एस ऑर्बिटल में हो सकता है, पी में हो सकता है, डी या एफ में। ठीक, सो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है ये चीज अफेक्ट जरूर करती है कि उसकी सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, और सिग्मा की वैल्यू से जो चेंज आएगा, जो सिग्मा की वैल्यू चेंज होगी उससे हमारा जेड इफेक्टिव भी चेंज होगा। तो अगर हम शेप्स देखें कि शेप्स क्या होते हैं मेरे ऑर्बिटल्स के, तो यहां पे मैंने एक पिक्चर आपको दिख रही होगी, नजर में आ रही होगी, इसमें देखो ये जो एस ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे। सो आपको नजर में क्या आ रहा है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्पेस में थोड़ा एक जगह कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे ज्यादा डिफ्यूज है, डिफ्यूज मतलब ज्यादा फैला हुआ है, ये पी ऑर्बिटल जो है ज्यादा फैला हुआ है, और डी ऑर्बिटल और भी ज्यादा फैला हुआ है। अब जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे मूव जब इधर से इधर मूव कर रहा हूँ, जब मैं एस से पी की तरफ जा रहा हूँ या डी की तरफ जा रहा हूँ, तो इस तरफ मोर डिफ्यूजन मुझे देखने को मिल रहा है, मोर डिफ्यूजन। अब अगर डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है, और सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल में चांसेस होंगे। ठीक, तो जो चांसेस हैं ऑर्बिटल की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की, वो सबसे कम डी में होंगे और सबसे ज्यादा एस ऑर्बिटल में हम कह सकते हैं। तो जब मोर डिफ्यूजन होगा, और जब एफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, एफ ऑर्बिटल में तो बहुत ज्यादा डिफ्यूजन होगा, उनके शेप्स तो बहुत ही ज्यादा मतलब डिफ्यूज होते हैं। तो इसीलिए हम एक चीज समझते हैं कि जो सिग्मा है उसका ऑर्डर ये आता है कि एस में की ज्यादा वैल्यू होगी, पी में ज्यादा होगा, डी में और एफ में, क्योंकि जो सिग्मा है एक्चुअल में वो क्या हमारा बता रहा है, जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक, अगर अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लूं कि बताओ Z इफेक्टिव का ऑर्डर 4s 4p 4d और 4f में। तो आपको पता है कि जब मेरा 4 सब शेल नंबर तो सेम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, बस ऑर्बिटल में डिफरेंस आ रहा है, ऑर्बिटल के अंदर डिफरेंस आ रहा है s या p या d का।
ठीक, तो यहाँ पे सबसे, अब सिग्मा की वैल्यू हम देखेंगे तो एस की सिग्मा की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर एस में सिग्मा की वैल्यू ज्यादा है और यहाँ एफ में सिग्मा की वैल्यू सबसे कम है, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? अभी हमने डिस्कस करा, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। तो जब सिग्मा हमारा कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये आ जाएगा। ठीक, ये जेड इफेक्टिव ऑर्डर बता रहा हूँ मैं, ये मार्क कर लेना जरूर कि ये जेड इफेक्टिव ऑर्डर है। अगर सिग्मा का ऑर्डर देखेंगे तो एस का ही ज्यादा होगा। ठीक, तो ये चीज किस लिए थी? सिग्मा का ऑर्डर, ठीक, जो कि हमारा इंटरइलेक्ट्रॉन रिपल्शन को क्वांटिफाई करता है। और ये हमने डिस्कशन करा था क्वालिटेटिव का, मतलब ऑर्बिटल्स को देख के हम कैसे बता सकते हैं। ठीक, अब हम एक और चीज समझते हैं जो एक्चुअल में कैलकुलेशन हमसे कराई जाती है कि आप कैसे पता लगाओगे कि क्या एग्जैक्ट वैल्यू होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो समझो, स्लेटर्स में, ठीक, तो इस कैलकुलेशन से हम कई बेसिक चीजें समझ जाएंगे। जैसे हम केस 1 लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, वो किस ऑर्बिटल में है। लेट्स से फॉर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स, इन दो ऑर्बिटल्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एस और पी इलेक्ट्रॉन्स में जब हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे रूल क्या कहता है कि जो nth शेल में है, जो nth शेल में है और एस या पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, एस एंड पी इलेक्ट्रॉन होंगे nth शेल के लिए, उसकी मल्टीप्लाई हम 0.35 से करेंगे, प्लस उसके बाद n-1 शेल में जो होंगे उसकी मल्टीप्लाई हम 0.85 से करेंगे, और लास्ट में n-2 आता है, या फिर जो भी बाकी और रेस्ट कह सकते हैं हम, ठीक, उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे। तो आप इसको मार्क कर लो, जो वैल्यू में बताई 0.35 वाली, ठीक, 0.1 और 0.85, ठीक। अब आपको एक कैलकुलेशन करके देखते हैं। लेट्स से हम जिंक का देखना चाहते हैं, तो जिंक का हमें पहले एटॉमिक नंबर बताना चाहिए। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 भी आएगा 3d10, ठीक। और हम चाहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज निकालें, जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो देखो, अगर जो भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास है वो इस शेल में था ना, जैसे मान लो न्यूक्लियस हो गया जिंक का, ये जिंक का न्यूक्लियस हो गया, और इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जहां पे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन F4s वाले इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये खुद का न्यूक्लियर चार्ज नहीं लगाएगा, मतलब खुद की इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर मेरे को 4s के इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, इस 4s के इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो उसको हम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, उससे इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा की वैल्यू। तो हम अगर 4s के लिए बात करें तो n शेल होगी, ये n शेल होगी 4, और उसके बाद n-1 करेंगे तो 4-1 3, तो जो ये 3 वाले होंगे ये होगी मेरी n-1 शेल, और बाकी ये क्या हो जाएगी n-2 और ये n-3। लेकिन उनको हम रेस्ट में कंसीडर कर सकते हैं जिसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं सिग्मा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो देखो सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आया मेरे पास n शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 × 0.35 प्लस n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 6 16 to 18 18 × 0.85 प्लस, और बाकी जो रेस्ट में है 6 4 10 इलेक्ट्रॉन × 1, ठीक। अब इसको हम कैलकुलेशन करके सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और जो सिग्मा की वैल्यू आएगी उसमें हम z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, z माइनस सिग्मा। तो मैंने एक बार इसकी कैलकुलेशन करी थी, मैं एक बार कैलकुलेटर में कर लूँ। 1 × 0.35 प्लस 18
इंटू 0.85 प्लस 10, तो ये आता है 25.65 और एटॉमिक नंबर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो Z इफेक्टिव मेरा निकल के आ जाता है 4.35। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो Z इफेक्टिव आपका आया, या फिर Z इफेक्टिव से डिनोट कर दो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है 4.35 का मतलब क्या है कि ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन था 4s में, जिसके लिए मैंने अभी ये सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करी है ना, और उसके बाद Z इफेक्टिव भी निकाला, तो वो 4.35 आया। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जो 4s का इलेक्ट्रॉन है वो 30 प्रोटॉन्स का, यहाँ जो 30 प्रोटॉन्स होंगे, एटॉमिक नंबर 30 है और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 30 प्रोटॉन्स का चार्ज एक्सपीरियंस ना करके सिर्फ और सिर्फ 4.35 प्रोटॉन्स का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है वो 4.35 प्रोटॉन्स ही लगा रहे हैं। ठीक, अब पॉइंट में तो प्रोटॉन्स नहीं होते, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से हमने यहाँ क्वांटिफाई ये चीज करी कि जो न्यूक्लियर चार्ज आना चाहिए था 30 प्रोटॉन्स का 4s के इलेक्ट्रॉन पे, वो ना आके यहाँ पे Z इफेक्टिव 4.35 प्रोटॉन्स का ही आ रहा है। तो ये केस पहला था S और P इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। और जो ये वैल्यूज हैं 0.35, ठीक, 0.85 और 1, ये इंपॉर्टेंट है कि n शेल के लिए कितना है, n-1 के लिए कितना है, ठीक, nth ये n-1, ये n-2, ठीक। अब अगला केस कैसे हो सकता है, अगला केस ऐसे हो सकता है, केस 2 फॉर D एंड F इलेक्ट्रॉन। अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बार आप उसी चीज को निकालो कि आपको जो निकालना है ऐसे P इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो दोबारा से हम जिंक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम जिंक ले लें तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो देखो, अब हम चाहते हैं कि इस D इलेक्ट्रॉन पे कितना, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम अगर इस चाहते हैं कि इस D इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज लग रहा होगा, ठीक, तो देखो यहाँ पे ये बात तो पता होगी जो ऑफ वो प्रिंसिपल था कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल में। 11th-12th क्लास में हमने डिस्कस करा था कि ऑफ वो प्रिंसिपल में जो 4s इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, 4s के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि इसकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसको अफेक्ट करेगी, क्योंकि ये लोअर एनर्जी का है, ये लोअर एनर्जी का है और ये क्या है मेरा हायर एनर्जी का, है ना। तो इसको सिंपल समझो कैसे, अगर एटम का स्ट्रक्चर होता, न्यूक्लियस होता या ऑर्बिटल्स होते, ठीक, तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो इस इलेक्ट्रॉन में जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अफेक्ट करेंगी, जो यहाँ पे होंगी सारी, जो यहाँ की होंगी इलेक्ट्रॉन, उनकी तो अफेक्ट करेगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करते भी हैं तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं कर रहा है, उसको कंसिडर हमें करना नहीं है। तो इसलिए आगे की जो एनर्जी है उसको, आगे की एनर्जी के जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उसको हम कंसिडर नहीं करते, ठीक। तो देखो, तो D और F इलेक्ट्रॉन के लिए रूल कहता है कि हमें अगर सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो सिग्मा की वैल्यू आएगी ऐसे, जो भी 10 इलेक्ट्रॉन से तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो बाकी बचेगा क्या 9 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस बाकी के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे, ठीक। देखो तो 9 इंटू 0.35 प्लस बाकी कितने बचे 6 2 8 6 14 4 18 इंटू 1, इसकी कैलकुलेशन में कर लेते हैं तो हमको पता लग जाएगा कि जो D इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ रहा होगा। तो ये आ रहा है 21.15 और जो Z इफेक्टिव हम सॉल्व करेंगे, Z इफेक्टिव सॉल्व करेंगे वो होगा Z माइनस सिग्मा। तो एटॉमिक नंबर तो 30 है अभी भी और ये 21.15 सॉल्व करके आया, तो ये आ रही है 8.85 समथिंग। तो यहाँ पे इसकी बात बोलता क्या है कि जो D इलेक्ट्रॉन में है, जो D इलेक्ट्रॉन में है, D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है,
उसको इतने प्रोटॉन्स का चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा होगा, इसको भी 30 का नहीं मिल रहा। रीजन कि जो ये पहले के शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे इनमें होगी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और वही क्वांटिफाई करने के लिए हमने यहाँ सिग्मा को इंट्रोड्यूस करा है, और इससे हमें हमारे पास जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और लास्ट केस एक छोटा सा केस है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन अगर 1s में है, फॉर 1s इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1s इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा चेंजेस ये थे कि अगर मैं हीलियम की बात करूं लेट्स से, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एटॉमिक नंबर तो 2 होता है, तो 1s2 हो जाएगी सिंपल। तो 1s2 के इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मुझे सिग्मा कैलकुलेट करना था तो इसका रूल हमने सिंपल कर दिया, क्योंकि इसमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होती है, तो यहाँ पे इसीलिए एक 0.30 का टर्म आया। तो इसको आप याद कर सकते हो ना, याद कर सकते हो कि 0.30 आता है, तो यहाँ पे मेरा 1.30 सिग्मा आ गया, तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, z माइनस सिग्मा, तो z मेरे पास आया 2 एटॉमिक नंबर माइनस 0.30, तो 1.70। ठीक, तो ये भी 2 प्रोटॉन का चार्ज ना एक्सपीरियंस करके 1.70 प्रोटॉन्स का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इसका न्यूक्लियस होगा, उसमें 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसका तो चार्ज होगा नहीं, 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे। तो इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इनमें हो रही होगी, इन दोनों की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पे 1.70 प्रोटॉन्स का चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक, तो ये कैलकुलेशंस थी किसी भी ऑर्बिटल या किसी भी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है उसमें हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं।